हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो इकोनॉमिक सर्वे का हमने यहाँ पर टारगेट रखा है 99 पॉइंट्स डिस्कस करने का, जिसमें से पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो आई होप कि आपने जितनी भी चीजें हमने पार्ट 1 में कवर की थी वो आप समझ चुके होंगे और उससे अच्छे से अपने नोट्स में भी कंपाइल कर लिया होगा। पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन कि इस संडे 8 मई को सुबह 10 बजे से हम एक मैराथन सेशन कंडक्ट करेंगे। इकोनॉमी के क्वेश्चन वहां पर डिस्कस किए जाएंगे, जो आपके पहले पीवाईक्यूज के फॉर्म में वहां पर देखे जाएंगे किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है और क्या उसमें से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं या नहीं होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज्यादा हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम वहां पर एनालिसिस करेंगे। तो ये एक बेसिक सी अप्रोच रहेगी। तो 8 मई को सुबह 10 बजे से इस जर्नी का हिस्सा जरूर बनिए, ताकि आपकी जो पीवाईक्यूज का आप सोचते हैं हमेशा प्रीलिम से पहले माइंड में रहती है बात कि हम क्यों ना पीवाईक्यूज यहां पर कंप्लीट कर लें, तो वो चीजें भी यहां पर हो जाए। ठीक है जी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी वहां पर पार्ट 1 में इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 3 चैप्टर्स यहां पर आते हैं जो कि आपके पार्ट 2 में डिस्कस किए जाएंगे। अब इनके बारे में डिस्कशन वैसी रहेगी जैसे पार्ट 1 में हम टॉपिक देखेंगे क्या उसमें चेंजेस वहां पर आए हैं, क्यों आए हैं, और उस टॉपिक का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसे थोड़ा समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 27th पॉइंट से। 26 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 27th क्या है, यहां पर रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। अब इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी एक फ्यू मिनट्स में पूरा इलैबोरेटिव तरीके से वहां पर कर चुके हैं, एग्जांपल के तरीके से वहां पर कर चुके हैं। तो बेसिकली शॉर्ट में बात करें, रेपो रेट के हिसाब से आरबीआई द्वारा बैंक्स को पैसा वहां पर देता है, इतना इंटरेस्ट, मतलब इतना रेपो रेट का जो वहां पर रेट रहेगा। जैसे अगर अभी बात करें, फिलहाल में ही रिसेंटली ही इसे 4.4% बना दिया गया है और रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से बैंक्स आरबीआई को वहां पर पैसे देते हैं। सिंस आरबीआई खुद एक बैंक है, उन्हें भी यहां पर पैसा कमाना है, तो आपका जो रेपो रेट रहेगा वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा रहेगा। ठीक है जी। स्टेटमेंट के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी रिवर्स रेपो रेट भी आपको दे सकता है, जी नहीं, बैंक्स जो आरबीआई है उसे भी पैसा कमाना है, तो डेफिनेटली आपका रेपो रेट उससे ज्यादा ही रहेगा। अब ट्रेंड के बारे में यहां पर बात कर लें, तो ये जो आप यहां पर डाउनफॉल देख रहे हैं, डाउनफॉल क्यों आया, क्या रीजन था इस चीज का, कि डेफिनेटली यहां पर हम पेंडेमिक विटनेस कर चुके थे। पेंडेमिक विटनेस हुआ, उसकी वजह से आपकी बहुत सारी ऐसी कमर्शियल जो यूनिट्स थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, उन्हें बहुत इंपैक्ट फेस करना पड़ा लॉकडाउन की वजह से। अब उन्हें दोबारा रिवाइव करना है, वो बैंक के पास जाएंगे कि हमें कुछ उधार दीजिए ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को दोबारा कैरी आउट कर सकें, बहुत नुकसान हो चुका है। तो उसके लिए आरबीआई ने यहाँ क्या किया कि उसे यहाँ पर कम कर दिया गया, अपना रेपो और रिवर्स रेपो रेट को यहाँ पर कम कर दिया, जिसके चलते बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट पर वहां पर लोन्स देना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो बेसिक सा पर्पस होता है क्या इसका इकोनॉमी में इफेक्ट है, तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में भी रखनी है। फिर आगे बात करें मॉनेटरी एग्रीगेट्स। अब आपको पता है 4 तरीके के आपके ये कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जिनके हिसाब से वहां पर डिस्कशन की जाती है, क्या यहाँ पर सर्कुलेशन किस तरीके से है पैसे की, किस तरीके से मनी मल्टीप्लाई हो रही है, क्या रिजर्व मनी है, क्या ब्रॉड मनी है। तो बेसिकली उसमें जो हमने यहां पर देखा, जो M0 हम जिसे कहते हैं, तो वो क्या होता है आपका करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है जी। और जो बैंकर्स के डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के साथ और जो बाकी डिपॉजिट रहते हैं आरबीआई के साथ, वो आपके M0 में यहां पर काउंट किए जाते हैं। उसके अलावा जो आपका M1 है, बेसिकली उसमें आपकी जो करेंसी विद द पब्लिक रहेगी, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, करंट और जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, बाकी जो डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के साथ, उन सभी को यहां पर काउंट किया जाता है। अब ये चीजें यहां पर विटनेस की गई इस तरीके से कि उस हिसाब से कि अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें, जो करेंसी आपकी सर्कुलेशन में थी 2019-20 की बात करें और 20-21 को कंपेयर करेंगे, मोस्टली जैसे हमने पार्ट 1 में भी बात की थी कि मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे जो आपका है इन 3 टाइम पीरियड्स पे यहां पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका प्री पैंडेमिक पीरियड है, आपका पैंडेमिक पीरियड हम कह सकते हैं, और ये भी आपका एक तरीके से पैंडेमिक पीरियड ही है कि अभी हम यहां पर रिवाइव करें। 2021-22 में हमने यहां पर रिवाइव करना शुरू किया, दोबारा से आपकी प्रोडक्शन शुरू हुई, दोबारा से वहां पर बिजनेसेस खुले। अब उसमें अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो मनी इन सर्कुलेशन था, अब आरबीआई द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स यहां पर रखे गए, बहुत सारे सरकार द्वारा स्टेप्स लिए गए जिसके चलते पैसा यहां पर और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो उसी के ही चलते यहां पर हमने करेंसी इन सर्कुलेशन में बढ़ोतरी देखी। पर दोबारा जब हमने देखा 21-22 में, जो कि कंट्रोल करने की बात रखी जा रही कि हमें जो सरप्लस लिक्विडिटी है उसे यहां पर कंट्रोल करना है, तो उसके चलते यहां पर हमने कम भी होते हुए देखा है इसे। वैसे ही कैश विद द बैंक्स देखें तो डेफिनेटली 19-20 में ज्यादा उनके पास, बैंक्स के पास कैश था, बट लेटर ऑन अब डेफिनेटली यहां पर कम होने था, क्योंकि यहां पर लोगों को पैसा यहां पर ज्यादा से ज्यादा दिया गया। करेंसी विद द पब्लिक यहां पर हमने इंक्रीज देखा है। ठीक है जी। और उसी तरीके से डिमांड डिपॉजिट्स में भी हमने देखा कि लोगों ने यहां पर बढ़े हैं, यहां पर लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स भी यहां पर बढ़े हैं, टाइम डिपॉजिट्स भी यहां पर बढ़े हैं। ठीक है जी। पेंडेमिक के दौरान की यहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी।
आप होमवर्क में बताइए, आपको होमवर्क यहां पर क्या है कि आप बताइए M2 क्या है और M3 किस तरीके से यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। बस बेसिक सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है, और उसी हिसाब से जो इको सर्वे का डेटा है आप उस दोनों को मिक्स करते हो यहां पर आपका एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी चीजें हैं मनी एग्रीगेट्स के बारे में। ये 4 तरीके के आपके एक एनालिसिस की जाती है, एक तरीके से आपके पैरामीटर्स रखे जाते हैं जिनके हिसाब से वहां पर देखा जाता है किस तरीके से यहाँ पर आपका M1 क्या कहता है, M0 यहाँ क्या कहता है। तो आई होप यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है जी, फिर बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर के बारे में। तो मनी मल्टीप्लायर बेसिकली क्या है कि जिस तरीके से यदि जब भी आप अपना पैसा बैंक में डालते हैं तो बैंक की कुछ वहां पर रेगुलेशंस रहती हैं कि हाँ जी हमें इतना मेंटेन करना है, इतना हम लोन्स दे सकते हैं। जब भी लोन आगे फॉरवर्ड बैंक द्वारा किया जाता है तो डेफिनेटली वो किसी दूसरे बैंक को, जो दूसरे बैंक में जो कस्टमर रहेगा या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति को वहां पर पैसा दिया जाता है, तो उस तरीके से आपका जो मनी है वो वहां पर मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है जी, तो मल्टीपल इन विच द बैंकिंग सिस्टम एक्सपैंड करता है डिपॉजिट्स को जो कि रिसीव हुए इन द फॉर्म ऑफ द बेस मनी इनटू ब्रॉड मनी, उसे हम मल्टीप्लायर यहां पर कहते हैं। ठीक है जी, तो उसी में ही यहां पर अगर हम देखें किस तरीके से आपको जो मनी मल्टीप्लायर है, डेफिनेटली जो हमने यहां पर ट्रेंड विटनेस किया, यहां पर डाउनफॉल आया क्योंकि उस तरीके से यहां पर मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा था, पेंडेमिक आ चुका था, लोगों ने डिपॉजिट कराने यहां पर थोड़े बहुत कम कर दिए थे। और साथ के साथ जो आपका मनी मल्टीप्लायर जब उसे हम एडजस्ट करते हैं रिवर्स रेपो के साथ, तो ये जो यहां पर आप गैप विटनेस कर रहे हैं, ये गैप किस वजह से है कि ये गैप यहां पर आया है कि किस तरीके से फंड्स बैंक्स द्वारा वहां पर पार्क किए गए हैं अंडर द रिवर्स रेपो विंडो ऑफ द आरबीआई, एंड किस तरीके से जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वो भी थोड़ी यहां पर कम है। ठीक है जी, तो ये चीज यहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपका एक्चुअली में एमएम किस तरीके से वहां पर चल रहा था, और रिवर्स रेपो के हिसाब से अगर जस्ट देखें तो उसमें कितना गैप यहां पर क्रिएट हो रहा था। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए से हम और कितने रुपए वहां पर बैंक द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ये बेसिक सा ट्रेंड आप यहां पर देख सकते हैं कि रेशो क्या है यहां पर आपकी। ठीक है जी, दोबारा से आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एंड डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2 बार यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में वहां पर पूछ चुका है, तो इन चीजों का भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके अलावा लिक्विडिटी कंडीशंस के बारे में ही बात कर लें तो डेफिनेटली दोबारा से एक ट्रेंड यहां पर हमने क्या देखा कि सरकार द्वारा बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज किया गया है, बैंक्स द्वारा बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज किया गया है, जिसकी वजह से यहां पर सरप्लस लिक्विडिटी आ चुकी है। कि अगर ये आपकी नेगेटिव में फिगर है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी यहां पर सरप्लस लिक्विडिटी है। और उसी के ही चलते जैसे अभी हमने बात की कि रेपो रेट यहां पर सरकार द्वारा 40 बेस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है, मतलब 4.4% यहां पर कर दिया गया है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें ये जो गैप यहां पर क्रिएट हो चुका सरप्लस लिक्विडिटी का, इसे हमें यहां पर कवर करना है। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप क्लियर हो गई हो। उसके अलावा जीएनपी और एनपीए के बारे में क्या यहां पर डिस्कशन की गई है। पहली बात, जीएनपी क्या है कि बेसिकली जितने भी आपके एनपी जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहते हैं, बैंक से किसी ने लोन लिया, लोन रिपे नहीं कर पाए, वो जो एसेट है बैंक का वो एक तरीके का नॉन परफॉर्मिंग बन गया कि उन्हें अब उससे आमदनी नहीं हो रही है, उससे पैसा नहीं आ रहा है। तो जितने भी आपके ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहेंगे बैंक के पास, उसकी जो ग्रॉस वैल्यू रहेगी, जितना भी अमाउंट रहेगा, उसे हम जीएनपीए यहां पर कहेंगे। उसके अलावा जो एनएनपीए है यहां पर बेसिकली वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि अब कुछ बैंक्स द्वारा भी पैसा यहां पर रखा जाता है, कुछ प्रोविजंस यहां पर बैंक द्वारा रखे जाते हैं कि जी हां अगर हमारे एनपीएस वहां पर बन जाएं तो हम उसे कैसे कवर अप करेंगे। तो जब आप ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजंस यहां पर निकाल दो तो आपके पास एनएनपीए यहां पर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक डेटा हमारे पास आया कि उस दौरान जैसे कि जिस तरीके से सरकार द्वारा यहां पर बहुत सारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वहां पर उस तरीके की स्थापना की गई। ठीक है जी, उस तरीके से यहां पर कोशिश की जा रही है बैड बैंक्स की कि इस तरीके की जो बैड लोन्स हैं उनके द्वारा वो किए जाए, उसे दोबारा से मोनेटाइज किया जा सके, उसको दोबारा से वहां पर कुछ अर्न किया जा सके पैसा। तो ये जो एफर्ट्स यहां पर चल रहे हैं उसके चलते यहां पर हमने डाउनफॉल विटनेस किया है। ठीक है जी, तो ट्रेंड समझना भी इंपॉर्टेंट है साथ साथ कॉन्सेप्ट की कि क्या ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड है वो हमें इकोनॉमिक सर्वे यहां पर समझाएगा। फिर बात करते हैं वही जो भी कर रहे थे, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब इसमें क्या बात यहां पर रखी गई कि डेफिनेटली जिस तरीके से जो आपके ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ठीक है जी, तो उन्हें कंसोलिडेट करना है, उन्हें टेक ओवर करना है, तो उसके चलते आपकी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की यहां पर स्थापना की गई थी। और उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जा सके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के चलते, या फिर बाकी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को वहां पर एक इवेंचुअल वैल्यू रियलाइजेशन के थ्रू कि उतना पैसा वहां पर जनरेट करते हुए उस एसेट को दोबारा से, मतलब ब्राउनफील्ड एसेट बन चुका है, उसमें पैसा जनरेट नहीं हो रहा, एनपीए तो है ही, अब उसमें दोबारा से वहां पर पैसा डालने की बात की जा रही है, उससे दोबारा उसकी वैल्यू बढ़ाने की बात की जा रही है क्योंकि वहां से बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपकी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात रखी गई थी। तो मेजॉरिटी आपका ओन किया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा, एंड इसमें जो आपका केनरा बैंक है वो स्पॉन्सर है विद द शेयर होल्डिंग अप टू 12%। साथ के साथ जो आपका NARCL है तो बेसिकली ये एक्वायर करेगा एसेट्स को बाय मेकिंग एन ऑफर टू द लीड बैंक, कि जिस बैंक के पास इस तरीके के एनपीएस वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं, अब उनका कोई एनपीए है, NARCL वहां पर क्या करेगा, वो कहेगा कि हाँ जी हम इस
इस पर्टिकुलर जो आपका एसेट है इसे हम यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, हम इसको दोबारा से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो इसमें लीड बैंक रहेगा वो बेसिकली उस ऑफर को स्विच चैलेंज के थ्रू वहां पर रन करेगा, कि बेसिकली एक तरीके की बिडिंग प्रोसेस वहां पर चलेगी कि जो बाकी आपके ऐसे एसेट कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज हैं वो भी वहां पर बिड कर सके। हम डेफिनेटली जिसका बिड ज्यादा होगा बैंक उसे ही वो पर्टिकुलर एसेट वहां पर ट्रांसफर करेगा कि हाँ जी आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कि हाँ जी आप इसे दोबारा से फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये स्विच चैलेंज का जो प्रोसेस है ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। किस तरीके से रहता है कि जो भी फर्स्ट पार्टी रहेगी, ठीक है जी, कि मान लीजिए कोई आपका इस तरीके का डेवलपर है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में बात करें वहां पर आपका स्विच चैलेंज बहुत ज्यादा यूज करता है कि कोई डेवलपर है, अब प्रोजेक्ट यहां पर शुरू किया जाना है जो कि सरकार द्वारा यहां पर किया जाएगा। डेवलपर क्या करेगा, सरकार को प्रपोजल रखेगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को इस पर्टिकुलर अमाउंट में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहां पर कंप्लीट करूंगा। सरकार ने वो देखा उनके द्वारा रिसर्च की गई है, सरकार फिर फर्दर उस चीज से रिलेटेड अपनी बिडिंग प्रोसेस वहां पर शुरू कर देगी कि बाकी जो बिडर्स हैं वो वहां पर कोट करेंगे, देखेंगे किसका प्राइस यहां पर सस्ता है। बट इस केस में क्या होगा कि जो NARCL जो है बेसिकली उनके द्वारा ये आपका पहला ऑफर रखा जाएगा, उसके बाद बाकी बिडर्स वहां पर देखेंगे किस तरीके से जो एंकर ऑफर जो वहां पर रखा गया जो कि NARCL द्वारा रखा गया है, क्या उसे वो मीट कर पाते हैं या फिर उससे ज्यादा वहां पर प्राइस कोट कर पाते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक चीजें हैं स्विच चैलेंज का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या किस तरीके से आपका रन करता है, और ये जो आपका NARCL है किसके द्वारा ओन किया जा रहा है, कौन इसका मेजर आपका यहाँ पर शेयर होल्डर है। ठीक है जी, फिर हम बात करें वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट। वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट मतलब क्या हुआ, किस तरीके से बैंक्स द्वारा वहां पर आपके लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या वहां पर एवरेज रेट वहां पर रन कर रहा है। तो बेसिकली अगर कोई फ्रेश लोन्स है तो डेफिनेटली उसके लिए कम ही रेट रखा जाता है कि हाँ जी उनके ऊपर ऑलरेडी कोई क्रेडिट नहीं है कि अपना क्रेडिट वो टाइम टू टाइम वापस कर रहे हैं। बट अगर कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग, अब ये जो डिफरेंस है किस वजह से, क्योंकि किस वजह से रहता है कि अगर कोई ऑलरेडी ही उनके ऊपर लोन वहां पर चल रहा है तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रेट वहां पर चार्ज किया जाएगा जब वो एक एडिशनल लोन वहां पर लेंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी की किस तरीके से अब इसमें भी हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड यहां पर देखा गया है। अगर हम बात करें पेंडेमिक के दौरान कि उस तरीके से बैंक्स द्वारा वहां पर इनिशिएटिव्स लिए गए, बैंक्स द्वारा भी ये एफर्ट रखा गया कि ज्यादा ज्यादा पैसा सर्कुलेट किया जा सके इकोनॉमी में ताकि हम उसे रिवाइव कर सकें, लोन ज्यादा ज्यादा दिए जा सकें। तो डेफिनेटली उसके लिए यहां पर आपका जो ये WALR है इसे भी यहां पर हमने कम होता हुआ देखा है। उसके अलावा बैंक क्रेडिट ग्रोथ के बारे में ही बात कर लें कि बैंक्स द्वारा किस तरीके से वहां पर उधार दिया जा रहा है, उसमें भी अब यहां पर बहुत ही एक खास चीज जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप यहां पर देखिए जो एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटीज हैं इसमें हम यहां पर थोड़ा एक तरीके का अपवर्ड ट्रेंड यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि डेफिनेटली जो एक सेक्टर हम जिसे मान रहे थे कि हम वहां पर ग्रो नहीं कर सकता, अब सरकार द्वारा जो इतने नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स वहां पर लिए जा रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर के हमने स्टैटिक पोर्शन में बहुत सारे डिस्कस भी किए हैं कि नंबर ऑफ स्कीम्स है, नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स है, उस तरीके की सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है ताकि हम इस सेक्टर को और पुश दे सकें कि जो हमारा कोर कंपोनेंट था किसी एक टाइम में जीडीपी का मेजर शेयर होल्डर था, इसे हम और पुश यहां पर दें ताकि उस तरीके का रेवेन्यू भी जनरेट कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर जनरेट की जा सके। तो उसके लिए बैंक्स द्वारा भी उस तरीके के लोन्स वहां पर जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा जो कि आपको नोटिस करना है कि एग्रीकल्चर और लाइड एक्टिविटीज में यहां पर आपको ज्यादातर लोन दिया जा रहा है। साथ के साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है डेफिनेटली यहां पर जो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोन्स थे डाउनवर्ड ट्रेंड था कि डेफिनेटली उस टाइम आपका पेंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन लगा दिया गया था, इंडस्ट्रीज को लोन्स की जरूरत नहीं थी, नहीं ले रहा था कोई भी लोन उस तरीके से। बट डेफिनेटली जब रिवाइवल की बात आई तो उस तरीके से वहां पर लोन्स देने भी शुरू किए जा चुके थे। सर्विसेज से रिलेटेड आपका ये ऑलरेडी पहले से ही अपवर्ड ट्रेंड यहां पर देखा गया, बहुत बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रोल प्ले करता है जीडीपी में, जिसमें हम डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ा सा विटनेस कर रहे हैं कि उस तरीके से इतने ज्यादा यहां पर क्रेडिट आपके नहीं दिए जा रहे। एग्रीकल्चर और उसके अलावा जो आपके पर्सनल लोन्स हैं उसमें थोड़ी बहुत हमने यहां पर बढ़ोतरी देखी है। ठीक है जी, तो इन चीजों को ध्यान रखना। एग्रीकल्चर वाले पॉइंट को आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यहां पर कोट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। अब ये इंडेक्स यहां पर क्या करता है, ये कैप्चर करता है लार्ज एंड मिड कैप रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस 24 इमर्जिंग मार्केट्स कंट्रीज। ठीक है जी, जो इस तरीके की इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं उन्हें यहां पर कवर करता है। तो इंडेक्स आपका इस तरीके की 1420 लिस्टेड एंटिटीज को यहां पर कवर करने की कोशिश करता है अक्रॉस द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। और इसमें जो अब इससे इसका यूज क्या है, इंडिया को क्या इससे फायदा है, क्या इंडिया की यहां पर एंटिटीज लिस्टेड है? जी हाँ बिल्कुल है। बट फायदा किस तरीके से है इंडिया को यहां पर कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इस इंडेक्स को यहां पर यूज करते हैं। डेफिनेटली इंडेक्स यहां पर बताएगा किस तरीके की रिटर्न्स वहां पर आ रही हैं इन पर्टिकुलर एसेट्स में। अगर आप वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, इन पर्टिकुलर एंटिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स पूरा इसे कैप्चर करेगा कि क्या वहां की उस तरीके की मार्केट्स की परफॉर्मेंस है इन पर्टिकुलर इमर्जिंग इकोनॉमीज में। तो
बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इस इंडेक्स को फॉलो करेंगे, अब इंडिया का अगर यहाँ पर शेयर अच्छा रहेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, तो डेफिनेटली वहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखेंगे कि हाँ जी, इंडिया की इमर्जिंग मार्केट के तरीके से यहाँ पर सामने आ रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर और ज्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करें। ठीक है जी, और एक तरीके की पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का भी ये पार्ट बन जाता है इन एलोकेटिंग कैपिटल इन द लाइन विद द बेंचमार्क इंडेक्सेस। ठीक है जी, तो बेसिकली जो वेट है इंडिया का इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो डेफिनेटली अब एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स अगर हमें अट्रैक्ट करनी है हमारी इक्विटी मार्केट में, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो 2018 में अराउंड आपका जो इंडिया का यहाँ पर जो हम इससे शेयर था, जो कॉम्पोजिशन अगर हम कहें इंडिया का कितना वेट था, इंडिया के जो आपके एंटिटीज हैं उनका कितना वेट था यहाँ पर, तो अब अप्रॉक्सीमेटली 9.32% यहाँ पर बताया गया है। फिर चाइना के यहाँ पर और एंटिटीज ऐड हो चुकी थी, 37% इन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर एक्वायर कर लिया था, जिसकी वजह से इंडिया का यहाँ पर डाउन आ गया था। अब फर्दर उसके बाद से क्या हुआ कि इंडिया का यहां पर हमने बढ़ता हुआ ही देखा है, 9.25 से अब आपका ये 12.45 आ चुका है। अब इसका मेजर रीजन क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी एफडीआई पॉलिसीज हैं उसमें भी तो बहुत सारे रिलैक्सेशंस हुई हैं। हाँ जी, हमने बहुत सारी चीज़ें अलाउ की हैं, अप टू 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही वहाँ पर अलाउ की हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, उस तरीके से आपका जो ड्रोन इंडस्ट्री होगी, इन सभी में एफडीआई वहाँ पर अलाउ की जा रही है। तो उस तरीके से जो हमारा शेयर है, उस तरीके से जो हमारी एंटिटीज हैं, वो भी उनकी जो वेटेज है वो भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में वहाँ पर बढ़ती हुई देखी गई है। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे कि पहली बात इंडेक्स क्या कैप्चर करता है, साथ के साथ इंडिया का यहाँ पर जो वेटेज है क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके अलावा अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी। अब ये जो पॉइंट्स है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब हुआ एज अ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू जीडीपी, कि कितने अमाउंट के प्रीमियम्स वहां पर आपके लोगों द्वारा लिए जा रहे हैं, कितने इंश्योरेंस सेक्टर उस तरीके से वहां पर ग्रो कर रहा है। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या बताएगा, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी कि रेशियो कितने टोटल नंबर ऑफ जो प्रीमियम्स हैं उसको अगर हम पॉपुलेशन से वहां पर डिवाइड करें तो हमारे पास इंश्योरेंस डेंसिटी वहां पर सामने आती है। तो जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है $11.5 से, जो कि 2001 में था, $78 तक यहां पर पहुंच चुके हैं, जिसे हम एक तरीके से पर कैपिटा इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ जी, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम्स जितनी उसकी वैल्यू है उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास एक तरीके की पर कैपिटा इंश्योरेंस वहां पर आ रही है कि हर एक व्यक्ति के लिए कितनी इंश्योरेंस वहां पर रखी जा रही है, कितना वहां पर आपका इंश्योरेंस वैल्यू वहां पर रह रही है। ठीक है जी, साथ के साथ 2020 में जो आपकी डेंसिटी इन लाइफ इंश्योरेंस इंडिया है वो आपकी $59 थी, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की वो आपकी अराउंड $19 थी, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से अगर जब हम कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम देखी गई है। ठीक है जी, साथ के साथ ही आपको चार्ट यहाँ पर दे दिया गया है, एक टेबल यहाँ पर दे दिया गया है कि किस तरीके से जो आपकी इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाए अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का, तो वहां पर क्या स्कोर यहां पर रह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ नॉन लाइफ से रिलेटेड जो आपका डेटा यहां पर बता रहा है, इंडिया यहां पर 16th नंबर पे आ रहा है। तो अभी भी काफी सारे स्टेप्स भी यहां पर लिए गए हैं कि फॉरेन आपका एफडीआई में बहुत सारी परमिशन यहां पर अलाउ कर दी गई 74% तक, और जो आपके इससे इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं उसमें तो 100% तक यहां पर अलाउ कर दी गई है एफडीआई। तो डेफिनेटली हम यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पॉलिसी चेंज यहां पर किया गया, क्या उसका रिफ्लेक्शन स्कोर में आता है नहीं आता है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है कि पेनिट्रेशन क्या है और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है। फिर हम बात करते हैं 37th पॉइंट के बारे में, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो बेसिकली एक रिकवरी मैकेनिज्म है कि जिसके चलते जो क्रेडिट जिनका वहां पर पैसा लगा है किसी कॉर्पोरेट कंपनी में, ठीक है, अब उन्हें वापस भी वो पैसा चाहिए, कॉर्पोरेट जो डेटर है जिसका पैसा, जिन्होंने पैसा वहां पर लिया है, अब इस जो पूरी प्रोसेस जो रहेगी इस पैसे को वसूलने की, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो उसको क्या कहेंगे हम यहां पर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है जी, अब इसमें यहां पर क्या ट्रेंड देखा गया कि कहीं ना कहीं जो हमारे आईबीसी कोड में जो चेंजेस लाए गए उसकी वजह से हमारे जो नंबर ऑफ केसेस है वो अब सॉल्व होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखेंगे अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर देख रहे हैं 746 के अराउंड आपके इस तरीके के प्रोसेस थे जो कि अभी तक चलते आ रहे थे। अगर 19-20 के बारे में बात करें, फिर फर्दर आपके इस तरीके से प्रोसेस को रिजॉल्व भी किया गया, उस तरीके से इन केसेस का क्लोजर किया गया, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर कटौती देखी है। तो इन डेटास को यूज करते हुए आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर जान सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन ट्रेंड्स के बारे में। हमने देखा ही था कि हम इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन यहां पर करेंगे। तो बेसिकली यहां पर कुछ ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं। हेडलाइन क्या है, कोर क्या है, फूड क्या है। देखिए फूड से तो पता लग गया, फूड इन्फ्लेशन के बारे में यहां पर बात हो रही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या हुई कि जितनी भी गुड्स हैं आपकी बास्केट में, उनका जब यहां पर कैलकुलेशन किया जाएगा, जो सीपीआई जो आपको पता ही है
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है और आपका WPI के हिसाब से होलसेल प्राइस इंडेक्स के 2 लेवल्स पे आपकी इनकी कैलकुलेशन की जाती है। हम बहुत बार डिस्कशन हो चुका है इसका कि क्या मेजर डिफरेंस है। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में वहां पर मेंशन करके बताइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा उस तरीके से। अब मुद्दे पे आते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जितने भी आपके इस तरीके के जो भी गुड्स हैं बास्केट में, उन सभी की क्या वैल्यू में चेंज आया है, उसे आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन वहां पर कैप्चर करने की कोशिश करती है। अब यहां पर अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन जो कि आपके सभी गुड्स को वहां पर कैप्चर कर रहा है, सभी जो बास्केट में गुड्स हैं उन्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उसमें से जब आप फूड और फ्यूल आइटम्स को यहां पर निकाल देंगे तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब बेसिकली ये जो प्रोसेस है क्यों किया जाता है, क्योंकि दोनों ही जो फूड और जो फ्यूल आइटम्स हैं ये दोनों ही बहुत ही वॉलेटाइल नेचर की रहती हैं। ठीक है जी, हम उस तरीके से इन्फ्लेशन को कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी इसकी वजह से वहां पर फ्लक्चुएट करती हैं। तो उसके लिए हम यहां पर कोर इन्फ्लेशन यहां कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, अब ट्रेंड तो आपको पता है किस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्रूड प्राइसेस के ऑयल वहां पर बहुत सारा बढ़ चुके हैं। उस तरीके से पेंडेमिक के दौरान इनकी डिमांड नहीं थी, प्राइसेस कम आ चुके थे, बट जैसे ही इकोनॉमीज रिवाइव होना शुरू हुई उस तरीके से इनकी डिमांड बढ़ गई और डेफिनेटली उसकी वजह से ही यहाँ पर प्राइसेस में भी हमने इंक्रीज देखा। ठीक है जी, तो ये तो बेसिक सा ट्रेंड है, आप यहाँ पर विटनेस भी कर सकते हैं। वैसे फूड के बारे में हमने देखा कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब उस तरीके से लॉकडाउन लगा था तो महंगाई भी वहां पर बहुत ज्यादा हुई उस तरीके से, आपकी फूड आइटम्स उनकी हम कह सकते हैं प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रही थी, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, तो डेफिनेटली यहां पर भी आपका इस तरीके का अपवर्ड ट्रेंड यहां पर विटनेस किया गया था। फिर बात आती है रिटेल कोर और जो आपका रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन है। अब कोर इन्फ्लेशन, रिटेल कोर से आपको मतलब क्लियर होगा कि सीपीआई का जो आपका कोर इन्फ्लेशन है, ठीक है जी, कि रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है। अब यहां पर अगर आप बेसिकली आपको पूरा अगर पता हो कि सीपीआई किस तरीके से वहां पर कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैसे ग्रुप्स वहां पर डिवाइड किए जाते हैं, कितनी उनकी वेटेज है, जो कि हम अगले पॉइंट में भी यहां पर देखेंगे, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि अलग अलग कंपोनेंट्स वहां पर डिवाइड किया गया है। तो जो ये पर्टिकुलर चीजें हैं जैसे कि फ्यूल, तो ये जो फ्यूल वाला जो आपका व्हीकल के लिए जो डीजल रहता है, जो आपका इस तरीके से व्हीकल के लिए जो पेट्रोल रहता है, ये आपका फ्यूल और इस जो आपका फ्यूल सेगमेंट है उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसे हम यहाँ पर मिसलेनियस सेगमेंट में वहां पर रखते हैं। तो उसकी वजह से जो आपका हम कह सकते हैं एग्जैक्ट जो क्या कोर इन्फ्लेशन वहां पर आ रही है, उस तरीके की जो आपकी जो वॉलेटाइल जो ग्रुप्स हैं इनमें किस तरह की फ्लक्चुएशन आ रही है, उसे भी हम यहाँ पर हटा के और अच्छे तरीके से रिफाइंड तरीके से यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन यहाँ पर की जाती है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि आपकी जो रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन रहेगी वो कंस्ट्रक्ट की गई है बाय एक्सक्लूडिंग मेन फ्यूल आइटम्स, जैसे कि पेट्रोल फॉर व्हीकल एंड डीजल फॉर व्हीकल। जैसे कि हमने बात की थी कोर इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होती है कि हेडलाइंस में से आप अपना फ्यूल एंड बेवरेजेस वाला जो कंपोनेंट है उसे वहां से हटा दीजिए। बट अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन में जो आपके बाकी चीजें बची, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मिसलेनियस ग्रुप बचा जिसमें आपकी ये दो चीजें आती हैं, पेट्रोल फॉर व्हीकल एंड डीजल फॉर व्हीकल, जो कि बहुत ही वॉलेटाइल नेचर की हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें प्राइस चेंज हम यहां पर देख सकते हैं। तो हमारा उस तरीके की कोर इन्फ्लेशन हम कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हम अब पेट्रोल फॉर व्हीकल, डीजल फॉर व्हीकल एंड लुब्रिकेंट्स एंड अदर फ्यूल्स फॉर व्हीकल, इसे भी हटा देंगे, साथ के साथ किसके साथ, फूड और बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट फ्रॉम द हेडलाइन जो आपकी रिटेल इन्फ्लेशन है। तब हमारे पास यहां पर रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर हो गई हो। तो ध्यान में रखना है कोर इन्फ्लेशन क्या है, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। साथ के साथ वही जो हम बात कर रहे थे वेटेज के बारे में ही, तो बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि सीपीआई आपको यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है, आपके वेट्स यहाँ पर मेंशन किए जा चुके हैं। ये आपको ट्रेंड थोड़ा बहुत याद रहेगा किसका कितना ज्यादा यहाँ पर वेटेज है, किस तरीके से आपका जो फूड एंड बेवरेजेस का कितना है, साथ के साथ और कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स हैं कि यहाँ पर आपका जो इस तरीके के अगर हम सीपीआई में से अगर आपका फूड और फ्यूल ग्रुप्स निकाल दें तो उसका कितना यहाँ पर वेटेज रहेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में हल्का सा अगर आपको आइडिया रहेगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए कि हाँ जी वेटेज के हिसाब से बताइए, अरेंज कीजिए इसे इंक्रीजिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ये जो बाकी का आपका डेटा है ये इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जा सकता, बट वेटेज पर आपको ध्यान जरूर देना है, उस तरीके से क्वेश्चन वहां पर जरूर पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं जो हम कह रहे थे मिसलेनियस ग्रुप क्या है। तो बेसिकली जो आपका 21-22 का टाइम पीरियड था अप्रैल से दिसंबर में, तो मिसलेनियस ग्रुप डेफिनेटली जो हमने बात की कि इसमें आपका जो व्हीकल के लिए फ्यूल यूज हो रहा है, पेट्रोल और डीजल यूज हो रहा है, वो मिसलेनियस ग्रुप के अंदर वहां पर कैप्चर किया जाता है। अब बेसिकली यहां पर क्या देखा गया कि अराउंड 35% ऑफ द ओवरऑल इन्फ्लेशन वो आपकी बेसिकली उसमें जो मिसलेनियस ग्रुप है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने यहां पर प्ले किया है। ठीक है जी, विद इन दिस ग्रुप आपके कौन कौन सेगमेंट आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जो कि बेसिकली आपके पेट्रोल और डीजल में जो इस तरीके के प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से यहां पर एक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें आपको जो क्लोथिंग और फुटवेयर है,
है उसमें भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पर देखा गया ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड पॉसिबली इंडिकेटिंग हायर प्रोडक्शन एंड इनपुट कॉस्ट इंक्लूडिंग इंपोर्टेड इनपुट्स एज वेल एज ड्यू टू रिवाइवल ऑफ द कंज्यूमर डिमांड। क्यों यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड की रिवाइवल से क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जब भी आपकी इस तरीके की ईयर ऑन ईयर या फिर आपका जो इंडेक्स वहां पर तैयार किया जाता है, अगर आपकी पहले से ही प्राइस में कटौती वहां पर देखी गई हो या फिर जिसे हम बेस इफेक्ट भी कहते हैं कि पहले हमारा उस तरीके की डिमांड नहीं थी बट जैसे सडनली डिमांड बढ़ती है तो उस तरीके से प्राइसेस भी आपके बहुत ज्यादा वहां पर राइज करते हैं। ठीक है जी, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी यहां पर आपकी इन्फ्लेशन विटनेस की गई है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मिसलेनियस ग्रुप में आपके इस तरीके से पेट्रोल और जो डीजल है वो यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें ऑयल्स एंड फैट सब ग्रुप में, अब डेफिनेटली आपको पता ही है बहुत सारा जो हमारा इस तरीके की जो ऑयल्स हैं वो हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, बीट आपका मस्टर्ड ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो। ठीक है जी, तो डेफिनेटली यहां पर कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा नंबर ऑफ इनिशिएटिव जहां पर आपके रखे गए हैं ऑयल सीड्स से रिलेटेड, पाम ऑयल से रिलेटेड आपके नेशनल मिशन वहां पर रखे गए ताकि हम इंडिजीनियसली डोमेस्टिकली यहां पर प्रोडक्शन करें। तो वैसा ही ट्रेंड हमने यहां पर भी विटनेस किया कि जिस तरीके से पेंडेमिक का असर यहां पर देखा गया, पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन वहां पर डिस्टर्ब होगी, तो उसकी वजह से हमने यहां पर ये ट्रेंड भी विटनेस किया कि जो आपके ऑयल एंड फैट्स जो हैं उस पर्टिकुलर सब ग्रुप में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन यहां पर विटनेस की गई है कि ईयर ऑन ईयर भी यहां पर आपकी ग्रोथ अराउंड 35% तक यहां पर टच कर रही है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन उस तरीके से, जैसे आपकी इकोनॉमी रिवाइव हुई उस तरीके से आपकी डिमांड दोबारा बढ़ी जिसकी वजह से आपका प्राइसेस वहां पर बढ़े, बट जब एक तरीके से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी तो वैसे ही हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड भी यहां पर विटनेस किया है। ठीक है जी, जो कि मोस्टली आपके जितने भी यहां पर कंपोनेंट्स बताए गए हैं सब में ही यहां पर हमने देखा है। तो आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर होगी हो। वही चीज यहां पर बताई गई है कि इंडिया इंपोर्ट करता है 60% ऑफ इट्स कंजम्पशन ऑफ जो आपके एडिबल ऑयल्स हैं, पाम ऑयल्स, क्रूड और रिफाइंड दोनों ही, तो वो आपके 60% ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल्स को यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हमारे 2021 की जो पीआईबी की एक डॉक्यूमेंट था उसमें यहां पर बताई गई थी। तो इसमें जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है फ्रॉम मई 2020 ऑनवर्ड्स, ठीक है जी, तो उसमें हमने बेसिकली जो ऑयल्स कंपोनेंट है उसमें हमने स्टीप मतलब एक तरीके से इंक्रीजिंग ट्रेंड वहां पर विटनेस किया, 10 ईयर हाई यहां पर विटनेस किया है ड्यू टू द रोबस्ट ग्लोबल इंपोर्ट डिमांड अमिडस्ट द शॉर्टेजेस ऑफ द जो आपके माइग्रेंट लेबर्स की शॉर्टेज हुई थी जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन मलेशिया में हो रही थी, जो कि हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कहते हैं इंपोर्टर है इस तरीके के प्रोडक्ट का, इस तरीके के आपके ग्रुप का, वहां उसकी वजह से आपके ये डिमांड प्राइसेस में बहुत ज्यादा देखे गए। ठीक है जी, तो आई होप यहां पर आपको चीज क्लियर होगी। रीजन भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों यहां पर आपके इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर विटनेस किया है। फिर वैसे ही इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स में अगर आप देखें कि उस तरीके का जो क्वांटिटी है, दोबारा से क्लैरिफाई करने के लिए यहां पर बात हो रही है कि उस तरह की क्वांटिटी यहां पर इंपोर्ट नहीं हो रही बट वैल्यू जो है उन पर्टिकुलर इंपोर्ट्स की वो यहां पर बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से उनका रेट वहां पर बढ़ चुका है, तो ये भी चीज आपको यहां पर पता लग जाएगी। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पता ही, जो हमारा करंट अफेयर्स का पूरा एक कोर्स यहाँ क्रैश कोर्स तैयार किया गया जो कि आपके 2022 के अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद इन 60 टू 70 आवर्स आपका पूरा कोर्स यहाँ पर कंपाइल्ड फॉर्मेट में आपको जो पिछले 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स हैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आई होप आप डेफिनेटली इस कोर्स को चेकआउट कीजिए, हमारे वेबसाइट पर इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें कवर भी की जा रही है। साथ साथ अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें स्नीक पीक सेशंस तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा, आपको एक डेमो लेक्चर वहां पर मिल जाएगा कि किस तरीके से पर आपके सेशंस यहां पर कवर भी किए गए हैं। फिर बात करते हैं 44th के बारे में, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम केरोसिन प्राइसेस। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां डिस्कस क्या करने जा रहे हैं कि आपको ध्यान में भी जो रखना है कि चेन्नई में एक फिक्स्ड लाइन हम यहां पर देख रहे हैं कि आपका 12 से 14 रुपए के अराउंड ये आपका फिक्स्ड हिसाब से केरोसिन के प्राइसेस यहां पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? बाकी तो अगर आप देखें कोलकाता और मुंबई में तो ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड यहां पर विटनेस किया है, बट चेन्नई में क्यों रहते हैं? क्योंकि अभी भी वहां पर इससे रिलेटेड सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट आपको प्रोवाइड करती है, तो आप वहां पर क्या बताएंगे कि यहां पर तमिलनाडु द्वारा, सॉरी अगर मैंने पहले कुछ और बोला, कि यहां पर तमिलनाडु द्वारा इस तरीके से केरोसिन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूपीआई के बारे में। डेफिनेटली उस तरीके से जो हमने ट्रेंड सीपीआई में देखा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी हम वहां पर उस तरीके का ट्रेंड यहां पर विटनेस किया है कि यहां पर इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती ही देखी है। तो वही ट्रेंड आपको यहां पर बताया गया है कि नॉन जो आपके फूड मैन्युफैक्चर था, फूड या फिर बाकी कमोडिटीज को सभी को कैलकुलेट करें तो किस तरीके का ट्रेंड यहां पर विटनेस किया गया है। ठीक है जी, फिर वही कि अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ग्रुप्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, तो उसी तरीके से सभी जितनी कमोडिटीज हैं सबका वेट 100 रहेगा यहाँ पर। और उसके अलावा जो आपकी कौन कौन सी कमोडिटीज जिनको आपको ध्यान में रखना है, प्राइमरी आर्टिकल्स कौन से हैं, फूड आर्टिकल्स आपके कौन से हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर कौन से हैं। ठीक है जी, तो ये जो आपके बेसिक से 3 कंपोनेंट सबसे ज्यादा मेजर
होल्ड करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज होल्ड करते हैं WPI की, तो इसका आपको हल्का सा ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसे हमने CPI के बारे में वहां पर बात की थी। फिर अगर हम बात करें डाइवर्जेंस बिटवीन इन्फ्लेशन, दोनों ही CPI और WPI में हमने कैसे तरीके की विटनेस की। अब ये बहुत ही की पॉइंट भी हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो एकदम से यहां पर जो हमने डिफरेंस देखा कि एक तरफ से जो आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई कि CPI अभी भी आपका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम रेगुलेट करने की बात तो करते रहते हैं CPI के लिए। RBI भी वहां पर कहता है कि हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि RBI द्वारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखी गई है किस परसेंटेज से कितने परसेंट के बीच में वहां पर टारगेट करने की बात रखी गई है। ठीक है जी। अब वही बात करें कि ये जो एक हम यहां पर इंक्रीज देख रहे हैं, ये जो हम बढ़ता हुआ एक गैप यहां पर देख रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं। तो बेसिकली पहली बात कि यहां पर जो आपका ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल हमने देखा है, ये कब है कि जब पेंडेमिक द्वारा मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो थी, या जो हम कह सकते हैं जितने भी आपके नेशंस थे, उनके द्वारा वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो डेफिनेटली जब ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, आपकी कोई भी चीज आपकी मूव नहीं कर पाएगी, उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो जो हमारी क्रूड ऑयल की डिमांड है किसी भी देश की, वो वहां पर कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो यहां पर कम हो गए। ठीक है जी। बट डेफिनेटली जैसे जैसे रिवाइव करते गए वैसे वैसे यहां पर बढ़ता भी गया। साथ के साथ अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के द्वारा फरवरी 2021 के अराउंड आपकी इकोनॉमी यहां पर रिवाइव होना शुरू हो चुकी थी, उस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस यहां पर कम हो चुकी थी। हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे यहां पर बढ़ा सकें। तो ये एक पॉइंट यहां पर आपने विटनेस किया। उसके अलावा जो आपकी हाई रिटेल इन्फ्लेशन थी ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड हाई फूड इन्फ्लेशन, तो उसकी वजह से हमने ये ट्रेंड यहां पर विटनेस किया था कि बेसिकली जब ये पेंडेमिक यहां पर लग रहा था तो उसकी वजह से डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा थी, लॉजिस्टिक्स आपके मूव नहीं कर रहे थे। फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा हमने यहां पर विटनेस की थी बिकॉज आपकी फूड आइटम्स इतनी ग्रेजुअली अवेलेबल नहीं थी, मार्केट में मारामारी चल रही थी कि हाँ जी लोगों को खाना नहीं मिल रहा, उस तरह की फूड आइटम्स वहां पर नहीं मिल रही। और डेफिनेटली जब आपकी डिमांड वहां पर ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई वहां पर कम हो जाएगी, तो इस तरीके की इन्फ्लेशन तो हम वहां पर विटनेस करेंगे। और ये जो इफेक्ट है यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये जो चेंज यहाँ पर आया है, ये बेसिकली इसका रीजन हम कह सकते हैं बेस इफेक्ट, कि ऑलरेडी पहली बहुत ज्यादा इसकी कम वैल्यू यहाँ पर हमने विटनेस की है। तो जैसे ही ग्रेजुअली थोड़ी सी भी डिमांड वहां पर बढ़ी, तो ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पर थोड़ा एक्सपोनेंशियली तरीके से यहाँ पर बढ़ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बेसिकली इतना ज्यादा गैप जो कि ऑलरेडी WPI जो बहुत ज्यादा कम यहाँ पर चल रहा था, तो सडनली यहाँ पर कैसे बढ़ गया। तो इन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई हो। उसके अलावा इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस इंडेक्सेस के बारे में अगर हम बात कर लें, तो उसी तरीके से जो आपकी सभी चीजें हैं, एनर्जी हो गया, फूड हो गया, मेटल मिनरल्स हो गया, उन सभी में ही ये ट्रेंड यहां पर विटनेस किया गया। जिस तरीके से जो हमने पीछे बात की थी फरवरी 2021 के अराउंड कि जैसे इकोनॉमी रिवाइव होनी शुरू होगी, उससे पहले क्या था, इन सभी चीजों की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी, तो प्राइसेस यहां पर आपके कम थे। बट जैसे आपकी इकोनॉमी रिवाइव होनी शुरू होगी, तो उसकी वजह से यहां पर सभी के प्राइसेस यहां पर बढ़ गए। उसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक का जो आपका रेजिडेक्स HPI जो हम जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको पॉइंट जो आपको याद रखने वो कौन से हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस ईयर 17-18 है, कैप्चर करता है किस तरीके से जो आपके रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके प्राइसेस में वहां पर चेंजेस आ रहे हैं फॉर द ट्रांजैक्शन थ्रू द प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। साथ के साथ जो आपका ये इनिशिएटिव है, ये आपका नेशनल हाउसिंग बैंक का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा वहां पर हम तरीके से कहते हैं उनके द्वारा यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है, उनके द्वारा उनके बिहाफ पे उनके द्वारा यहां पर ये इनिशिएटिव रन किया जा रहा है। साथ के साथ प्रोवाइड करता है गाइडेंस सभी स्टेक होल्डर्स को, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स कि हाँ जी हम आपको बेसिक्स आइडिया बता रहे हैं कि यहाँ पर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, बट साथ के साथ क्वार्टरली अपडेटेड यहाँ पर प्राइसेस देते हैं एट अ नेबरहुड लेवल। तो इसमें कुछ सिटीज को यहाँ पर टारगेट किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके इनटू द इंडियाज रियल एस्टेट मार्केट्स बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, साइंस एंड डिसिप्लिन टू प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, कि एकदम से प्राइसेस के राइज वहां पर ना आ जाए ना, कि हम एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या यहां पर जो भी व्यक्ति हैं जो इस तरीके से इस पर्टिकुलर रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको आइडिया लगे कि क्या यहां पर हम ट्रेंड विटनेस कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को यहां पर आपका ये पर्टिकुलर इंडेक्स कैप्चर करता है। तो वैसे अगर आप देखें वेबसाइट पर जाएं इस पर्टिकुलर इंडेक्स की, जो आपका NHB रेजिडेक्स है, तो उसमें आपको ये बेसिकली कॉम्पोनेंट्स यहां पर मिलेंगे कि इस तरीके से अलग अलग इंडेक्सेस में वहां पर आपका कैलकुलेशन की जाती है। तो बेसिस आइडिया आपको यहां पर ये रखना है कि लैंड प्राइस इंडेक्स आपका अलग से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा आपको जो बिल्डिंग मटेरियल्स प्राइस इंडेक्स है वो अलग से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी। तो इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे और सभी को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर NHB रेजिडेक्स यहाँ पर आ जाता है। तो आपको कंपोनेंट्स वहां पर पूछा जा सकते हैं एग्जाम में कि बताइए जो आपका ये NHB का जो रेजिडेक्स है, इसमें आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स वहां पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको चीजें इससे रिलेटेड क्लियर हो गई हो। फिर वही बात करें फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि सरकार द्वारा जो ये इस तरीके के जो ड्रग्स हैं
उनके प्राइसेस को रेगुलेट किया जाता है ताकि उनकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी वहां पर इंश्योर की जा सके, किस पर, एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ऐसा ना होना कि गरीब आदमी है उसके लिए बहुत ज्यादा यहां पर चार्ज कर दी जाए कि हाँ जी हम तो इतने की बेचेंगे, तो गरीब आदमी कैसे लेगा उस चीज को। कितनी ही सरकार द्वारा जो बेसिक सरकारी हॉस्पिटल रहते हैं उनकी जो डिस्पेंसरी रहती है वहां पर वैक्सीन उस तरीके की ड्रग्स वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें जो हमारा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है जो कि अटैच्ड ऑफिस है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो यहाँ पर आपके इन पर्टिकुलर प्राइसेस को यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो ये पॉइंट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके चलते जो आपकी सीलिंग प्राइसेस फॉर अराउंड 355 मेडिसिन एंड 886 फॉर्मुलेशंस यहाँ पर फिक्स की गई थे फॉर मेडिसिन अंडर दिस पर्टिकुलर लिस्ट, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 के हिसाब से। तो ये एक पॉइंट है, आपको डायरेक्टली पूछ भी लिया जा सकता है, बट आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो आपकी अथॉरिटी है इसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है, और इससे डेफिनेटली इससे जो बाकी इंफॉर्मेशन है आप डेफिनेटली उसे भी वहां पर कवर कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं जो एनवायरमेंट रिलेटेड, अब आपके कुछ टॉपिक्स हैं, 10 पॉइंट जो आपके रहेंगे अब एनवायरमेंट रिलेटेड रहेंगे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा यहां पर रखी जाती है। तो क्या क्या चेंजेस हमने यहां पर विटनेस किए हैं, तो वो चीजें आपको बेसिकली यहां पर पता लग जाएंगे कि 3 वर्जन यहां पर आ चुके हैं, 19-20 और उससे पहले आपके 18 के थे और 20-21 के यहां पर है। तीनों में क्या क्या चेंजेस हैं आपको डेफिनेटली यहां पर पता लग जाएगा कि 13 ही गोल्स को यहां पर कैप्चर करा था, ये कह रहे हैं 16 गोल्स को कैप्चर करें, साथ साथ जो आपका 17th गोल है उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जा रहा है, टारगेट्स यहां पर बढ़ा दिए जा चुके हैं, इंडिकेटर्स यहां पर बढ़ा दिए जा चुके हैं। अब बेसिकली जो भी स्टेट्स द्वारा वहां पर काम किया जा रहा है, स्टेट्स द्वारा किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, एसडीजी जो यहां पर कमिटमेंट्स रखी गई हैं इंडिया की तरफ से, क्या उस पर पूरा भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, स्टेट्स कैसे वहां परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये इंडेक्स यहां पर तैयार किया गया है कि सभी स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का गोल वाइज रैंकिंग यहां पर की जा सके। ठीक है जी, जो उनकी परफॉर्मेंस है अपनी गोल्स को पूरा करने के लिए उसके हिसाब से रैंकिंग की जा सके, ताकि एक दूसरे से वो सीख भी सके और साथ के साथ एक कंपटीशन की भावना भी बनी रहे। तो सभी चीजों को यहां पर बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया जाता है। एंड फर्दर अगर आप देखें जो आपका 3rd वर्जन है, जो वर्जन 3.0 रिपोर्ट है, उसमें हमने यहां पर बढ़ोतरी ही देखी है। ठीक है जी, आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर होगी। साथ के साथ क्या आपके 17 गोल्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन यहां पर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो डेफिनेटली इस चीज को आप याद कर लीजिए, दोबारा कभी भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है ही। डायरेक्टली आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी पूछा सकते हैं, बताइए गोल नंबर 9, 10 या फिर 11 आपका किस किस चीज से रिलेटेड है। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत रिटेन करनी पड़ेंगी, और रिटेन कैसे करेंगे, जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। फिर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के ही बारे में, किस तरह की परफॉर्मेंस रही इन सभी स्टेट्स की, तो कहीं ना कहीं 2 कैटेगरीज में इन्हें यहां पर डिवाइड किया जाता है। एक आपके कि हाँ जी परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे क्या है आपके फ्रंट रनर्स हैं। तो ये बेसिक सा एक सीक्वेंस यहां पर याद कर सकते हैं आप कि हाँ जी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 का जो इंडेक्स था उसमें जो आपके टॉप 5 स्टेट्स है उन्हें आप वहां पर अरेंज कीजिए। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं हाँ जी केरला बहुत अच्छे से परफॉर्म कर, सबसे ज्यादा अच्छा यहां पर उनका ही रिजल्ट है। अगर हम ओवरऑल इंडिया का स्कोर देखें तो हमारा 66 के अराउंड है, तो उस हिसाब से जो आपके जितने भी ये फ्रंट रनर्स हैं बहुत अच्छे से यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। साथ के साथ जो आपके परफॉर्मेंस है उनके स्टेट भी आपको यहां पर बता दिया चुका है। या फिर आपसे पूछा सकता है कि बताइए फ्रंट रनर्स कौन से हैं, परफॉर्मर्स कौन से हैं। तो ये बेसिक्स आइडिया अगर आप रखेंगे, बेसिक सा डेटा आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो वैसे क्वेश्चंस को भी वहां पर आंसर कर पाएंगे। उसके अलावा जो यूटीसी परफॉर्मेंस यहां पर देखिए कि चंडीगढ़ आपको सबसे ज्यादा यहां पर लीड कर रहा है, उसके अलावा बाकी स्टेट जो बाकी यूटीज हैं उनकी परफॉर्मेंस भी यहां पर आपको बता दी जा चुकी है। तो ये सभी चीजें 2020-21 या 2021 का जो आपका इंडेक्स था इसमें कैप्चर की गई थी। फिर वहीं फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से अगर हम थोड़ी बहुत फैक्ट्स देख लें, यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है बाय द फॉरेस्ट एरिया 2020 के हिसाब से, तो इंडिया यहाँ पर आपका इस पोजीशन पर आता है आफ्टर रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, डीआरसी, इंडोनेशिया, पेरू। ठीक है जी। उसके अलावा जो आपका फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो क्या यहां पर स्टेटस बता रहा है, किस तरीके से यहां पर चेंजेस विटनेस किए गए हैं, परसेंटेज चेंज क्या है, अगर हम उसे 2011-2021 इन दोनों के बीच में कंपेयर करें, डेफिनेटली जो आपके मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट थे उसमें हमने थोड़ा बहुत कम यहां पर विटनेस किया, क्योंकि उस तरीके से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा कैरी आउट वहां पर की जा रही हैं, उस तरीके की टिम्बर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ओपन फॉरेस्ट में हमने यहाँ पर बढ़ोतरी देखी है। फिर जो आपको टोटल फॉरेस्ट कवर है उसमें कहीं ना कहीं हमने इस तरीके का परसेंटेज चेंज यहाँ पर अराउंड 3% का यहाँ पर देखा है। तो ये बेसिक्स आइडिया आपको यही बताने के लिए कि क्या यहाँ पर ट्रेंड्स आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हमारा फॉरेस्ट कवर इंडिया में चेंज हो रहा है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं एज पर द फॉरेस्ट कवर 2021 के हिसाब से, तो ये आपको बेसिक्स आइडिया यहाँ पर बताने की, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सीक्वेंस याद रखेंगे, काफी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ
क्या क्या अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, मॉडरेट आपका डेंसली फॉरेस्ट हो गया या फिर आपका वेरी डेंस हो गया, ओपन फॉरेस्ट हो गया, टोटल फॉरेस्ट कवर होगा, सभी का डेटा आपको यहाँ पर दे दिया जा चुका है। तो ये जो ट्रेंड है ये अब अगर आप याद रखेंगे इन स्टेट्स की सीक्वेंस तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। और वही बात करें कि किस तरीके से यहाँ पर चेंज देखा गया है, बेसिकली टोटल फॉरेस्ट कवर एज द परसेंटेज ऑफ द स्टेट जोग्राफिक एरिया यहाँ पर क्या है, तो वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जा चुका है। तो इसमें आपका जो 79% सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का है। फिर वहीं टॉप 5 स्टेट्स अगर हम एज द बाय द परसेंटेज ऑफ द स्टेट जोग्राफिकल एरिया के बारे में ही बात करें तो 84% यहाँ पर मिजोरम का है कि जो स्टेट का पूरा एरिया है उसमें से कितना एरिया फॉरेस्ट द्वारा वहां पर कैप्चर किया गया है। तो आपका 84% मिजोरम, ये सीक्वेंस आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, क्वेश्चन उस तरीके से वहां पर पूछा सकता है। फिर बात करते हैं जो 55th पॉइंट क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और एलिमिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इससे रिलेटेड सरकार द्वारा यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी गई हैं। पहली बात ध्यान रखिए, जो आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स है 2021 के, जिसकी वजह से वहां पर आपके जो 50 माइक्रॉन्स तक के इस तरीके के जो प्लास्टिक रहेंगे उनकी कब तक यूजेबिलिटी रहेगी। फिर आपके 100 माइक्रॉन्स की वहां पर लिमिट लगा दी गई कि उससे ज्यादा ही आपको वहां पर रखनी है कि पतला प्लास्टिक यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आई होप कवर भी हो आपके फ्यू मिनट्स में, आप जाके देख भी सकते हैं। साथ के साथ जो थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की उसे इंक्रीज यहां पर कर दिया चुका, जो कि हमने बात की। और जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए यहां पर गाइडलाइंस भी आपकी रख दी जा चुकी है कि डेफिनेटली जो आपके इस तरह की कोरियर पार्टनर्स हैं उनकी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रहेंगी कि कम से कम इनकी यूटिलाइजेशन यहां पर की जा सके। साथ के साथ स्वच्छ भारत मिशन यहां पर रखा गया है, किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को हम वहां पर निकाल सके, उसे डिस्पोज ऑफ किस तरीके से किया जा सके। और एक नेशनल लेवल टास्क फोर्स की भी यहां पर स्थापना की जा चुकी है, जिसमें आपके सभी जो स्टेट्स और यूनिटीज हैं और जो कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं वो इस नेशनल टास्क फोर्स की यहां पर मेंबरशिप ले चुके हैं। ठीक है जी, तो ये सभी चीजें की जा रही है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और ये सभी चीजें आपकी इकोनॉमिक सर्वे में वहां पर मेंशन की गई थी। फिर ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट के बारे में ही बात कर लें तो यहां पर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कैटेगराइजेशन यहां पर की गई है, किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर एरिया को कह सकते हैं कि हाँ जी वो सेफ है, कि वहां पर जो आपकी ग्राउंड वाटर की जो रिसोर्सेज जो वहां पर यूज किए जा रहे हैं कि वो सेफ तरीके से यूज किए जा रहे हैं। जो आपकी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लेस देन 70% है। सेमी क्रिटिकल होगा जब आपकी 70 to 90 रहेगी, क्रिटिकल 90 to 100 रहेगा। और ओवर एक्सप्लॉइटेड क्या रहेगा कि जो ग्राउंड वाटर जो आपका उस तरीके का अवेलेबल है उससे ज्यादा जो उस तरीके से जो आपका रिप्लेनिश भी वहां पर होगा कि एक्सट्रैक्शन उसकी वहां पर ज्यादा की जा रही है, उतना वो रेडिली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो मेजर रीजंस आपके कौन से हैं, ये आपकी जो राजस्थान वाले जो एरियाज हैं, पंजाब हरियाणा वाले जो एरियाज हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो 2020 की जो असेसमेंट की गई थी इसमें क्या क्या रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर पाए गए हैं। एंड मोस्टली अगर हम देखें काफी ज्यादा हद तक तो सेफ यहाँ पर रन कर ही रहे हैं, बट बीच में जो आपके ये ब्लू और येलो और ग्रीन जो रेड पैचेस हैं इन्हें हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके अलावा सलाइन जो आपके किस तरीके के हैं, ठीक है जी, ये कुछ रीजन है, इनको आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, बट ये कैटेगराइजेशन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर एयर पॉल्यूशन पे किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है कि डेफिनेटली उसके लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स यहाँ पर रन किए गए हैं कि BS4 से BS6 में चेंज करने की बात की गई है। जो आपका इंपॉर्टेंट पेट कोक है उस तरीके से उस पर बैन लगाने की बात कर दी गई ताकि हमारे जो एमिशन हम उसे कंट्रोल कर सकें। 6 आपके ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यहाँ पर रखे गए हैं। सॉलिड वेस्ट को कवर करता है, प्लास्टिक वेस्ट को कवर करने के लिए ई वेस्ट को, बायोमेडिकल वेस्ट को, कंस्ट्रक्शन और जो आपके डिमोलिशन वेस्ट वहां पर जनरेट होता है या फिर जो आपका हैजार्डस वेस्ट है, सभी की नोटिफिकेशन वहां पर आ चुकी है, इनके ऊपर काम करने की बात रखी जा चुकी है। साथ के साथ जो आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है उसे भी यहां पर मैनुअल या फिर हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वहां पर करने की बात करी जा चुकी है। जो भी जिन भी सिटीज को यहां पर कवर कर रहा है अब उनकी एक्सपेंशन की जा रही है कि हम और सिटीज को कवर करें। स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ दिल्ली में यहां पर कवर किया जा रहा था, पर फर्दर अब इनको और सिटी तक लिया जा चुका है। फिर वहीं बात करें नेशनल एवरेज एनुअल एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब यहां पर हम स्टार्ट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए। अब ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, आपने काफी बार एनवायरनमेंट में कवर भी किया होगा, बट एक क्विक रिवीजन के लिए कि कौन कौन सी कैटेगरीज किस हिसाब से स्कोरिंग जब वहां पर की जाती है तो क्या उनका स्कोर वहां पर रहता है। ठीक है, एक बार यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। फिर बात करें नेशनल मिशंस अंडर NAPCC, जो कि बेसिकली नेशनल अडेप्टेशन फंड क्लाइमेट चेंज की तरह वहां पर रन भी किए जाते हैं, काफी ज्यादा फंडिंग भी उसकी तरह प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो नंबर ऑफ मिशंस हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन किए जा चुके हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि बताइए कौन कौन से मिशन हैं जो कि आपके NAPCC के अंडर वहां पर रन कर रहे हैं। जो हमारा क्लाइमेट चेंज का जो एक नेशनल प्लान हमने यहाँ पर बनाया है उसके अंदर कौन कौन से मिशन रन कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ मिशन हैं जो कि आपको अपने ध्यान में रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इको सर्वे में मेंशन किया जा चुका था। डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं इनसे रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ना तो आप इको सर्वे रेफर कीजिए, आपका एनवायरनमेंट का रिलेटेड चैप्टर है, उसको एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से यहाँ पर हमारे इन मिशंस द्वारा वहां पर काम भी किया गया है। फिर
ये तो रही बात एनवायरमेंट ओरिएंटेड। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो इतना ज्यादा काम किया जा रहा है उससे रिलेटेड फाइनेंस इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इकोनॉमी रिलेटेड कंटेंट क्या है, कि यहां पर आरबीआई द्वारा सेटअप किया गया सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप का, जो कि उन्हीं के डिपार्टमेंट द्वारा रखा जाएगा, ताकि जितने भी अब डेफिनेटली अब आप चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना, आप चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना, बट जो हमारी डिपेंडेंस है इस तरीके के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे हम कोल के बारे में ही बात कर लें कि इंडियन रेलवेज को सबसे ज्यादा पैसा, जो सबसे ज्यादा फ्रेट सेगमेंट से पैसा आ रहा है, तो फ्रेट सेगमेंट में हमारा सबसे ज्यादा जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो हम कोल ही कर रहे हैं। बट दूसरे एंड हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी कोल की जो डिपेंडेंस है उसे यहां पर कम कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर चीज को इस तरीके से कैसे फाइनेंसिस को मैनेज करना है, मैक्रो इकोनॉमिक हो या फिर माइक्रो इकोनॉमिक तरीके से, उसके लिए यहां पर आपका सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप आरबीआई द्वारा सेटअप किया जा चुका है कि जितने भी आपके क्लाइमेट रिस्क से रिलेटेड या फिर जो आपके सस्टेनेबल फाइनेंस से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उनको यहां पर थोड़ा बहुत गाइडिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके, कैसे उनकी फाइनेंसिंग वहां पर होने की। डेफिनेटली अब इसमें पैसा तो लगेगा ही लगेगा। 7 जनवरी 2021 में टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस ये भी सेटअप की जा चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। उसके अलावा आरबीआई ने यहाँ पर ज्वाइन किया है जो आपका नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, एनजीएफ, ठीक है जी, एनजीएफएस, सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइजर का जो एक नेटवर्क यहां पर तैयार हुआ है, उसका मेंबर यहां पर बन चुका है आरबीआई अप्रैल 23, 2021 को, और पार्टिसिपेट कर चुका है जितने भी इनके वर्क टीम्स वहां पर काम करें, जिस तरीके से पॉलिसीज इन द्वारा वहां पर रखी जा रही है कि हम ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट करेंगे, तो इस पर भी आरबीआई अब काम कर रहा है। अब इसमें आपको होमवर्क क्या है बताइए, एनजीएफएस का जो हम कहते हैं हेडक्वार्टर्स है या सेक्रेटरीट है वो कहां पर लोकेटेड है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एक आपके फ्यू मिनट्स में भी इसके बारे में जिक्र किया जा चुका है। फिर हम बात करें आरबीआई के बारे में कि आपका टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क, उसका भी यहां पर बेसिकली आरबीआई मेंबर बन चुका है, जो कि बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन द्वारा यहां पर सेटअप किया गया है एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस द्वारा यहां पर इसकी स्थापना की जा चुकी है। ठीक है जी, कौन सा है ये आपका टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा सकता है इस डेटा के हिसाब से कि बताइए कि जो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कैसे आरबीआई यहां पर काम कर रहा है, किस तरीके से आरबीआई द्वारा इनिशिएटिव्स वहां पर लिए गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि हाँ जी इस तरीके से उनके द्वारा मेंबर्स वहां पर नई नई मेंबरशिप उनके द्वारा गेन की जा रही है, अपने लेवल पर नेशनल लेवल पर नेशनल फाइनेंस ग्रुप की स्थापना वहां पर की जा रही है। ये पॉइंट्स दोनों ही आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। और जाते जाते जो हमारी बहुत ही एक डिमांडिंग सीरीज थी कि 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप डिस्कस कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड आ रहे थे, हर एक लेक्चर में वहां पर देख रहे थे, तो हमने यहां पर डिसाइड किया है कि आपकी जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम यहां पर डिस्कस करेंगे, रैपिडली डिस्कस करेंगे, एंड डेफिनेटली उसमें ये जो जितने टॉपिक्स यहां पर डिस्कस किए जाएंगे वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो डेफिनेटली यूट्यूब पर जाके देखिए, और इस रिलेटेड जितना भी शेड्यूल है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने अराउंड 60 तक कंप्लीट कर दिए हैं। बचते हैं बाकी के हमारे 39 टॉपिक्स जो कि आपके पार्ट 3 अगर जरूरत पड़ी तो पार्ट 4 में वहां पर कवर कर लेंगे, बट एज सुन एज पॉसिबल आप तक वो यहां पर पहुंचा दिए जाएंगे। आपका काम यहां क्या है, आपका काम है कि सभी चीजें जो हमने यहां पर डिस्कस की हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया दोनों ही ध्यान रखिए। कभी भी आप प्रीलिम्स या फिर मेंस की तैयारी नहीं करते, आप करते हैं तैयारी यूपीएससी की, तो उसी तरीके से हमारे द्वारा भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसी लेवल पर रखते हुए इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में कंपाइल करते हुए डेफिनेटली आपको पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, उसे भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। बट ध्यान में आपको क्या रखना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं इनका रिविजन आपको करते रहना है, ताकि ये पॉइंट्स आप रिटेन कर सकें, जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।